हेलो बच्चे लोग, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, दैट इज पिनास फिजिक्स वर्ल्ड. बच्चे लोग, अल्टरनेटिंग करंट का बहुत सारा फंडामेंटल आइडियाज मैं वीडियो बना के अपना यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर चुका हूं. आज से हम लोग जेई लेवल में जो क्वेश्चन सब आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चलो बच्चों लोग, मैं क्या किया हूं, ये जो जेई लेवल का क्वेश्चन है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूं, यूनिट 1 अप टू और यूनिट 2 अप टू. हर एक यूनिट में हम लोग 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. इन टोटल हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे. ये 20 क्वेश्चंस को समझ जाने के बाद जो भी कोई क्वेश्चन तुम लोग का आए, बोर्ड लेवल में, क्लास 12 का या जेई लेवल में, तुम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. तो बच्चे लोग, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखो एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, 300 वोल्टेज सोर्स है, देखो 300 वोल्ट. तो इसमें ये जो आरएलसी सीरीज सर्किट है, इसमें सप्लाई वोल्टेज है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट. ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया, देखो रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन एज 30 किलो हर्ट्ज. ठीक है, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 250 पाई ओम. पूछ रहा है एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना होने से एवरेज पावर मैक्सिमम होगा. बच्चे लोग, जिस वीडियो में मैं रिजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट डिस्कशन किया हूं, उसमें बहुत क्लियर कट में बताया हूं, जब रेजोनेंस होगा तब क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा. रिजोनेंस कब होता है? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ सेम होता है. इसका मतलब एवरेज पावर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस. एवरेज पावर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस. एवरेज पावर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस. ठीक है बच्चे लोग, एवरेज पावर रेजोनेंस में ही मैक्सिमम होता है. तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस का साथ सेम होता है. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बच्चे लोग? ओमेगा एल, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 बाई ओमेगा सी. बट इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज ऑलरेडी गिवन. कितना दिया गया बच्चे लोग? 250 पाई. इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी. हम लोग को कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछा गया है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बच्चे लोग क्या हो जाएगा? 1 बाई 250 पाई इंटू ओमेगा. ओमेगा बच्चे लोग क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. सबको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, सो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई. सो पुट ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई. ठीक है, 100 पाई. तो इसको तुम लोग अगर कैलकुलेट करोगे, ये निकलेगा 1 बाई 25 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर दिया है 10, पाई स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन एज 10. तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -4 बाई 25. तो हम लोग इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 टू द पावर -6 बाई 25. इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड. बच्चे लोग, तुम लोग तो कैलकुलेशन जानते हो. इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या था? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ सेम हो जाएगा, इसको सबको याद रखो. तो क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जो है मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है. तो इसमें जो चारों चॉइस है, कौन सा चॉइस हम लोग का करेक्ट है? बी. ठीक है बच्चे लोग, वी हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ये जेई 2021 में आया था. चलो बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बच्चे लोग, 2 टाइम्स आया है जेई में. सो ये जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं. देखो इसमें क्या है, 2 पैरेलल पाथ है. पहला पैरेलल पाथ में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. सेकंड पैरेलल पाथ में रेजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज. हम लोग को वोल्टेज दे दिया, आरएमएस वैल्यू वोल्टेज दे दिया 200 वोल्ट. बच्चे लोग, इसमें क्वेश्चन पूछा है एक करंट का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. बच्चे लोग, जिस टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे ना,
क्या करोगे, एज बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हर एक पैरेलल पथ में सेम वोल्टेज जाएगा 200 वोल्ट। तुम लोग को पता है व्हेन सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच सर्किट एलिमेंट विल गेट सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो बच्चे लोग पहले ये पाथ को हम लोग स्टडी करते हैं। पहला पाथ में क्या है, देखो 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम, एंड इसको हम लोग कनेक्ट किसमें किया बच्चों लोग, दिस इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई, एसी सोर्स ऑफ सप्लाई 200 वोल्ट। बच्चे लोग इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया 100 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चे लोग, ए वाला करंट को ले लेते हैं I1, ए वाला करंट को हम लोग ले लेते हैं I1, मैं लिख दे रहा हूं तुम लोग को समझ में आ जाएगा। दिस करंट विल टेक एज I1, ठीक है बच्चे लोग, इसको हम लोग ले लेते हैं I1 एंड ए करंट को ले लेते हैं हम लोग I2, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, I1 एंड I2 को निकालेंगे एंड उसका फेज एंगल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट का। देखो कैसे निकलता है। पहला वाला जो पाथ है, पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे, जो फर्स्ट वाला पाथ है जहां पर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, XC बन जाता है ओमेगा C, ओमेगा इज गिवन पर 100 एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड, मतलब कितना फैराड हो गया बच्चों लोग, 10⁻⁻⁶। जब C को फैराड में ले आओगे XC का यूनिट हो जाएगा ओम। ये बन जाता है बच्चों लोग, ये बन सॉरी XC इज इक्वल टू 1/ω/c, XC इज इक्वल टू 1/ω/c, ठीक है, 1/ω हो गया 100 एंड C का वैल्यू इज गिवन एज 100 माइक्रोफैराड, 100 इंटू 10⁻⁶। जब माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट कर दोगे तो XC का यूनिट आ जाएगा ओम। तो अभी ये वाला आ जा रहा, हमारा वैल्यू आ जा रहा है 100 ओम। कैलकुलेट करके देखो बच्चों लोग, ये आ जाएगा 100 ओम XC। अब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अभी क्या हुआ, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, R² प्लस XC का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है बच्चे लोग। R का वैल्यू होता है 100 का स्क्वायर, फिर XC इज ऑल्सो 100 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, तो ये बन गया 100√2, ठीक है बच्चे लोग। सो इंपेडेंस इज 100√2 ओम, ठीक है बच्चे लोग, इंपेडेंस इज 100√2 ओम। तो पहला करंट क्या हो जाएगा, I1, सप्लाइड वोल्टेज तो दिया गया 200 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट दिया गया। व्हाट इज I1 होता है सप्लाइड वोल्टेज बाय इंपेडेंस, ये तुम लोग को पता है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अपना वीडियो में, प्रीवियस क्लासेस में। 200/100√2, दिस विल गिव अस 100/2, ये होता है √2 एम्पियर, दिस विल गिव अस √2 एम्पियर I1। एंड इसका हम लोग फेजर डायग्राम बना, सॉरी इसका हम लोग क्या करेंगे, अभी इंपेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। तुम लोग ऑलरेडी इंपेडेंस ट्रायंगल RC सीरीज में कैसे बनाते हैं मैं समझाया था, ऑलरेडी वो वीडियो को देख लो। देखो ये वाला हो गया रेजिस्टेंस R, ए वाला हो गया XC, ए वाला हो जाता है XC, ठीक है, एंड ए वाला होता है इंपेडेंस Z। ये RC सीरीज में ए वाला हो गया 5, ठीक है बच्चे लोग, तो 5 चलो इसको और अच्छा से थोड़ा बना देते हैं। इधर में देखो बच्चे लोग, ये वाला हो गया R, रेजिस्टेंस हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, XC नीचे जाता है, तुम लोग को पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपना वीडियो में, और ए वाला होता है इंपेडेंस Z। सपोज पहला वाला जो पैरेलल पाथ है, इसका फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज ∅1। अब मुझे बताओ इसमें tan∅1 क्या हो जाएगा, व्हाट इज tan∅1, tan∅1 इज इक्वल टू XC/R। XC का वैल्यू देख लो 100 निकला है, R भी 100 है, तो ये इज इक्वल टू 1, तो ∅1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे लोग, π/4। सो इन कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड कराता है, करंट को लीड कराता है। सो द करंट I1 लीड्स वोल्टेज 200 वोल्ट बाई फेज एंगल π/4। चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला वोल्टेज का डायरेक्शन ले लेते हैं, दिस इज वोल्टेज डायरेक्शन E, ये वाला E वोल्टेज का डायरेक्शन। अभी क्या होता है, I1 करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा। क्यों लीड करेगा, बिकॉज कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को, कैपेसिटर में जो करंट जाता है वो वोल्टेज को लीड करता है। तो I1 अभी जो करंट I1 है वो वोल्टेज को कितना एंगल लीड किया, ये वाला होता है I1, सप्लाइड वोल्टेज को वो 45 डिग्री एंगल लीड किया, ∅1,
A51 है, जो कि π/4 है। ठीक है बच्चे लोग, चलो अभी सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देख लो बच्चे लोग। इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेकंड पार्ट में इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ए वाला हो जाता है 200 वोल्ट, दिस इज 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज गिवन है 50 ओम। हम लोग को क्या निकालना है, एंड इंडक्टेंस इज गिवन है 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी। तो मुझे बताओ इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों लोग। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू कितना दिया 100 इंटू सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है 0.5 हेनरी, तो ये आ गया 50 ओम। सो आर एंड एक्सएल दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इंपेडेंस क्या होता है बच्चों लोग, ऑलरेडी मैं वीडियो बना के इसका छोड़ चुका हूं, इसको देख लो। आरएल सीरीज सर्किट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये बन गया 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये बन गया 50√2। सो दिस इज 50√2 ओम, दिस इज 50√2 ओम। ठीक है, सो इंपेडेंस निकल गया 50√2 ओम। तो करंट I2 क्या हो जाएगा बच्चों लोग, सेकंड पैरेलल पाथ में यहां पर डायग्राम बनाया हूं, करंट I2 हो जाएगा, इसको Z2 कर देते हैं इंपेडेंस, इस इंपेडेंस को Z1 कर देते हैं। ठीक है बच्चों लोग, I2 बन जाएगा E/Z2। E तो सेम होगा बिकॉज पैरेलली कनेक्ट हुए। पैरेलल पाथ में क्या होता है, सप्लाइड वोल्टेज सेम रहता है, सेम वोल्टेज जाता है पैरेलल पाथ को। E = 200 एंड Z2 = 50√2। देख लो Z2 कितना निकला है 50√2। सो दिस विल गिव अस 2√2 एम्पियर, दिस विल गिव अस 2√2 एम्पियर। बच्चों लोग इसका भी हम लोग अभी बनाते हैं फेजर डायग्राम। इसका देखो R और L का, देखो ये वाला हो गया R, एक्सएल किस तरफ जाता है मालूम है, ऊपर की तरफ जाता है। मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं कैसे इंपेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। और ए वाला हो जाता है Z एंड ए वाला होता है φ2 बच्चे लोग, ए वाला होता है φ2। सेकंड पैरेलल पाथ का जो R और L है, सेकंड पैरेलल पाथ का करंट है I2, इसको हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे अभी, फेज एंगल निकालेंगे। ठीक है, अभी देख लो tan φ2 क्या हो जाएगा बच्चों लोग बताओ इसमें, व्हाट इज tan φ2, tan φ2 हो जाएगा XL/R। एक्सएल कितना निकला है, एक्सएल निकला है 50, R इज ऑल्सो 50, 50/50 = 1। सो tan φ2 1 होने से φ2 हो गया 45 डिग्री, φ2 हो गया 45 डिग्री। तो बच्चे लोग तुम लोग को पता है इंडक्टेंस क्या करता है, करंट को लैगिंग कराता है, वोल्टेज से लैगिंग होता है करंट। ठीक है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज। तो करंट अभी इज बिकॉज़ देयर इज इंडक्टेंस इन द सेकंड पाथ, इंडक्टेंस इन द सेकंड पाथ, एक करंट को वोल्टेज से कितना एंगल लैगिंग कराएगा π/4। तो करंट जो I2 है वोल्टेज से π/4 एंगल पीछे रहता है I2, यही तो φ2 है जिसका एंगल कितना हो गया बच्चे लोग π/4। तो बच्चे लोग देखो जो करंट I है, I1 एंड I2 अभी जो दो करंट है दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। जहां पर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है, हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता है। इसमें देखो I1 एंड I2 अभी 90 डिग्री में, देखो π/4 प्लस π/4 = 90 डिग्री। सो देयरफॉर रिजल्टेंट करंट I विल बी इक्वल टू, जब दो वेक्टर 90 डिग्री में रहता है रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर का रूट ओवर, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का रूट ओवर। I1 क्या हुआ बच्चे लोग, I1 इज √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, I2 इज 2√2 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 10, रूट ओवर ऑफ 10, दिस इज इक्वल टू 3.16 एम्पियर। बच्चे लोग इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये 2 बार आया था एंट्रेंस में, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था 2021 में, इसका चारों जो चॉइस दिया था ना, कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं था, उसको क्या किया गया, एक और क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा 3.16, इसका सही आंसर हुआ 3.16। ये चारों चॉइस दिया था 2021 जेई में, 3.16 चॉइस दिया नहीं था, उसी के लिए क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया। लेकिन एक क्वेश्चन आया था एंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं तुम लोग को बता दिया। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है ना बच्चे लोग, तुम लोग दोनों पैरेलल पाथ में करंट निकाल दो एंड उसका फेज एंगल विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज निकाल दो करंट का, उसका रिजल्टेंट करंट जो I है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ I1 एंड I2 कर दो, वेक्टर सम ऑफ I1 I2 जैसे हम लोग यहां पर किए अभी। चलो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चे लोग, एक आरएलसी सीरीज सर्किट, देखो एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, आर एल एंड सी, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, ठीक है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है। ये वाला था आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्ससी। क्वेश्चन क्या दिया गया देखो बच्चे लोग, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तुम लोग सबको पता है इंपेडेंस क्या होता है आरएलसी सीरीज सर्किट में, ये वाला होता है आर, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मेरा वीडियो देख लो, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ये होता है एक्सएल, ये वाला होता है एक्ससी, ठीक है। इंपेडेंस कैसे निकालते हैं बच्चे लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर का रूट ओवर एट, बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ये कट के जीरो हो जाएगा, खाली दिस विल बी रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर, तो आंसर अभी क्या हो गया आर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन। ये भी 2021 में आया था जेई में, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है वाला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई। जो ए ई है इसका वैल्यू होता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है ना, एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यही दिया गया है, ठीक है। अच्छा, पूछे द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड सप्लाइड वोल्टेज। चलो सपोज इसमें करंट जा रहा है आई, सपोज इसमें करंट जा रहा है आई, करंट एंड सप्लाइड वोल्टेज का बीच में, आई एंड ई का बीच में फेज एंगल डिफरेंस निकालना है हम लोग को आई एंड ई का बीच में फेज एंगल डिफरेंस निकालना है बच्चों लोग। कैसे निकालेंगे देखो, पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, इंडक्टिव इंडक्टेंस इज गिवन है 0.5, देखो एल दिया गया है 0.5 मिली हेनरी, मिली हेनरी है ना, तो एल का वैल्यू हो जाएगा 0.5, हेनरी में कितना हो जाएगा 10⁻³ ओम। देखो बच्चे लोग, जब मिली हेनरी दिया होगा ना, उसको पहले हेनरी में कन्वर्ट करना है, जब हेनरी में कन्वर्ट कर दोगे तब इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट आएगा ओम। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिली हेनरी को मिली हेनरी में रख देते हैं और आंसर निकालते हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करना है, तब जाके इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट आ जाएगा ओम। चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेल का वैल्यू कितना आएगा। बच्चों लोग थोड़ा सा इंतजार करो, मैं एक्सेल का वैल्यू निकाल दे रहा है, कितना आ जाएगा। एक्सेल का वैल्यू आ जाएगा, एक्सेल का वैल्यू इसमें आ रहा है बच्चों लोग, एक्सेल वैल्यू इज 0.157 ओम। कैलकुलेट करके तुम लोग देख सकते हो, एक्सेल इज इक्वल टू 0.157 ओम, ठीक है। अभी एक्सी निकालते हैं, एक्सी क्या होता है बच्चों लोग, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई 2 पाई इंटू एफ, एफ होता है 50 हर्ट्ज इंटू कैपेसिटेंस सी, सी का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों लोग, सी इज गिवन है 0.1 पिको फैराड, पिको मतलब 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 फैराड। जब तक कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड नहीं आता है तब तक एक्सी का यूनिट ओम निकलेगा नहीं। तो अभी इसको हम लोग कर देते हैं 10⁻⁻13, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों लोग, रुक जाओ, एक्सी का वैल्यू थोड़ा रुक जाओ, कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं हम लोग। लेट अस डू कैलकुलेशन। इसका वैल्यू आता है बच्चे लोग 3.184 इंटू 10⁻10 ओम, 3.184 इंटू 10⁻10 ओम। देख लो, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेरी हाई। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो सर्किट को क्या बना देता है, वो कैपेसिटिव बना देता है। बच्चे लोग तुम लोग को कैसे पता चलेगा सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है? पहले निकाल दो इंडक्टिव रिएक्टेंस, फिर निकालो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होता है, सर्किट इज कैपेसिटिव। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा, सर्किट इज इंडक्टिव। तो इसमें पहले मुझे बता दो, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो सर्किट विल बी कैपेसिटिव। इसका मतलब पक्का इसका आंसर ये वाला होगा। देखो, प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट, बाकी कहीं पर तो कैपेसिटिव लिखा नहीं है, तभी भी हम लोग फेज एंगल निकाल देते हैं। हम लोग को पता चल गया देख के ये कैपेसिटिव है, तो डी चॉइस करेक्ट होगा, लेकिन तभी भी हम लोग क्या करेंगे, फेज एंगल निकाल देते हैं, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बच्चे लोग
ऑलरेडी तुम लोग अभी इंपोर्टेंस ट्रायंगल को पढ़ चुके हो, मेरा ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब चैनल में, देख लो। ये हो गया एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू बहुत कम है, ये वाला होता है एक्ससी, एक्ससी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी एक काम करेंगे, विल डू वन थिंग। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, एक्ससी एंड एक्सएल दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, एक्ससी माइनस एक्सएल, और इसको हम लोग कर देते हैं, ए वाला होता है जेड, सबको पता है, ठीक है। और ए वाला होता है फेज एंगल फाई, दिस एंगल इज फेज एंगल फाई। तो बच्चे लोग मुझे बताओ व्हाट इज टेन फाई, टेन फाई क्या होता है, एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर। एक्ससी हो गया 3.184 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 0.157, देख लो 0.157 होता है एक्सएल। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया बच्चे लोग, 100 ओम। अगर इसको तुम लोग कैलकुलेट करके देखोगे, फाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट, बिकॉज ये लगभग इनफाइनाइट हो जाता है, देख लो बच्चे लोग, इसको अगर माइनस करोगे ये लगभग इनफाइनाइट हो जाता है, एक्सएल एक्ससी माइनस एक्सएल, तो फाई का वैल्यू लगभग आ जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे बताओ बच्चे लोग, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर्किट बन गया कैपेसिटिव, बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड फेज एंगल बन गया 90 डिग्री। इसका मतलब करंट इज लैगिंग बिहाइंड, सॉरी करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। लीडिंग क्यों है, बिकॉज अगर कैपेसिटेंस भारी पड़ता है करंट को लीडिंग कराता है, इंडक्टेंस भारी पड़ता है करंट को लैगिंग कराता है। एज बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस भारी पड़ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस से, करंट को लीडिंग कराएगा। अगर इसमें और एक क्वेश्चन देता है, एक करंट इज ए लीडिंग करंट और लैगिंग करंट, तो तुम्हारा आंसर होता है करंट इज द लीडिंग करंट। सो आवर करेक्ट चॉइस इज डी, ठीक है। ये सब जेई में आ चुका है बच्चे लोग, जिसको हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन है, देखो आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखो ये रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज पूछ रहा है, दिया है क्वेश्चन में, आर एंड इंडक्टर होता है एल, ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो मेरे को कितना दिया गया, आर का वैल्यू इज 100 ओम, आर का वैल्यू इज गिवन एज 12 ओम, सॉरी 12 ओम, एंड इंडक्टेंस दिया गया क्या बच्चे लोग इसमें, हाँ जीरो, इसका इंडक्टेंस दिया गया है 0.07 हेनरी। क्वेश्चन क्या है, ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है बच्चे लोग। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है द अप्रोक्सीमेट करंट इन द सर्किट एंड फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यही पूछ रहा है बच्चे लोग। हम लोग को पहले इंपेडेंस निकालना पता है तुम लोग को, एक्सएल कैसे निकालेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, सो 2 पाई फ्रीक्वेंसी हो गया बच्चे लोग 50 हर्ट्ज इंटू एल का वैल्यू कितना दिया गया 0.07। चलो इसको तुरंत कैलकुलेट कर देते हैं, 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 50 इंटू 7/100। तो अभी क्या हो गया बच्चे लोग, 7 कट गया, 52 में कट गया, फिर 2 में कट गया, ये आ गया 22 ओम। तो इसमें बताओ इंपेडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, बिकॉज इसमें खाली आर और एल है, इंपेडेंस बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का रूट ओवर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर। आर होता है 12 का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर हो गया 22 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर 12 का स्क्वायर इज 144, 22 का स्क्वायर होता है 484, इसको ऐड कर देने से हो जाता है 628 का रूट ओवर। तो 625 का रूट ओवर होता है 25, तो 628 का भी रूट ओवर लगभग 25 होगा, तो इंपेडेंस लगभग हमारा हो गया 25 ओम, लगभग हो गया 25 ओम। तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों लोग, व्हाट इज करंट, करंट तुम लोग को पता है सप्लाइड वोल्टेज बाय इंपेडेंस, सप्लाइड वोल्टेज इज 220 बाय इंपेडेंस इज 25, तो 220/25 में कैलकुलेटर में लगा देता हूं, देखता हूं कितना आता है आंसर, 220/25, ये आ गया 8.8 एम्पियर बच्चे लोग, ये आ गया 8.8 एम्पियर, ठीक है 8.8 एम्पियर। अभी हम लोग को फिर निकालना है फेज एंगल डिफरेंस, देखो 10 पूछा है, 10 मतलब जो इंपेडेंस ट्रायंगल होगा हमें 10 फाई निकालना है। इंपेडेंस ट्रायंगल कैसे होता है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस में ए वाला होता है आर, ए वाला होता है एक्सएल, ये तुम लोग को पता है, ऑलरेडी मैं अपना वीडियो बना चुका हूं आरएल सीरीज सर्किट के बारे में। ये हो गया जेड, ये वाला हो गया फाई। अब मुझे बताओ फेज एंगल, फाई होता है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, 10 फाई क्या हो जाएगा, एक्सएल बाई आर, एक्सएल इज 22, आर इज इक्वल टू 12, ये बन जाएगा 11/6। व्हाट इज फाई, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 11/6। So current is 8.8 ampere and phase angle between voltage and current is
10 इनवर्स 11/6, so hence the correct option is B। बच्चे लोग कभी कभी अगर क्वेश्चन इसमें आता है एग्जाम में कि ये करंट लीडिंग है या लैगिंग है, बच्चे लोग जहां पर इंडक्टेंस है ना वो करंट को लैगिंग कराता है। अगर इसमें और एक चीज दे देता 10 इनवर्स 11/6 लैगिंग और एक में देता 10 इनवर्स 11/6 लीडिंग, तो तुम लोग का आंसर बच्चे इसमें क्या बच्चे लोग क्या होता है, एज बिकॉज इट इज ए इंडक्टेंस इसमें खाली है, इंडक्टेंस करंट को क्या कराता है, लैगिंग कराता है, तो लैगिंग फेज एंगल हो जाएगा, लैगिंग फेज एंगल मतलब करंट लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। चलो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसी करंट इज गिवन बाय, देखो ये जो एसी करंट है इसमें दो पार्ट है, देखो क्या पूछा है, I1 sin ओमेगा टी एंड इसमें है प्लस I2 cos ओमेगा टी, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चे लोग, ये बहुत ही सिंपल है। मैं जो मेथड में अभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं ना बच्चे लोग, तुम लोग उसी मेथड में ही सॉल्व करना, बहुत जल्दी इसका आंसर निकल जाएगा बच्चे लोग। और अगर तुम लोग बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करोगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग जाएगा हाफ एन आवर। तो मेरा मेथड सीखो बच्चे लोग, बहुत इजी मेथड में मैं करा रहा हूं। देखो कॉस का जो फेज है बच्चे लोग, जो कॉस का फेज है साइन का फेज से 90 डिग्री आगे रहता है। देखो सबको पता है cos ओमेगा टी इक्वल टू sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो cos का फेज साइन का फेज से पाई बाई 2 एंगल आगे रहता है, ठीक है बच्चे लोग। इसमें दो पार्ट है, देखो पहला पार्ट होगा I1 sin ओमेगा टी। हम लोग क्या करेंगे, I1 sin ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है I1 उसको x एक्सिस में ले लेते हैं, ठीक है। I1 sin ओमेगा टी का जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है I1, इसको x एक्सिस में ले लिए। जो I2 cos ओमेगा टी का जो I2 है, मैक्सिमम वैल्यू I2 है ये जो cos है ये वाला साइन है, तो I2 क्या होगा, cos साइन से 90 डिग्री आगे रहता है, तो I2 अभी I1 से कितना एंगल आगे रह जाएगा, 90 डिग्री। I2 cos ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू समझ में आ गया, बिकॉज cos का फेज है साइन का फेज से 90 डिग्री आगे रहता है। अभी देखो मैक्सिमम वैल्यू I1 I2 दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बताओ, रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ये दोनों तो 90 डिग्री में है, तो पहला करंट का स्क्वायर प्लस दूसरा करंट का स्क्वायर बाई रूट ओवर। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बच्चे लोग, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, I0 बाई रूट 2, I0 बाई रूट 2। I0 अभी कितना निकल गया, मैक्सिमम रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट ओवर बाई रूट 2। ये होता है I0, क्या होता है बच्चे लोग, ये वाला होता है I0 रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये हो गया रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये बहुत ही इजी मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे लोग, इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है बच्चे लोग। इसमें देखो एक चीज, हमारा आंसर आ गया रूट ओवर ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई रूट 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रूट ओवर ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई रूट 2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चे लोग। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो बच्चे लोग इसमें क्या दिया गया, एन एसी सोर्स रेटेड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज is connected to a resistor. The time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value. ठीक है बच्चे लोग, अच्छा सुनो बच्चे लोग, ये प्योर रेजिस्टेंस को लगाया गया है। प्योर रेजिस्टेंस में करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, ये सबको पता है। इन प्योर रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज का डायरेक्शन सेम होता है। अगर वोल्टेज का इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, करंट का इक्वेशन में सीधा वोल्टेज में रेजिस्टेंस को डिवाइड करना है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो ये बन गया E0 साइन ओमेगा टी बाई क्या बन जाएगा R, तो ये बन गया E0 बाई R साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये हम लोग को पता है ऑलरेडी, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। बट ओमेगा इज 50 हर्ट्ज, ओमेगा इज गिवन एज, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, देखो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को अगर 50 डाल देते हो तो ये निकल जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कितना टाइम में, देखो ये वाला होता है करंट का ग्राफ, लेट अस सी, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट। करंट को बोल रहा है, सपोज ये वाला आरएमएस वैल्यू, मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं, ये वाला आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। तो क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है ए एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट यहां पर है I0 बाई रूट 2, ए वाला होता है बी, मतलब ए वाला जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ए वाला होता है I0 बाई रूट 2, ए वाला होता है I0 बाई रूट 2,
और इस जगह में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है आई नॉट। पूछ रहा है क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से आएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पर, तो कितना टाइम लगेगा? बच्चे लोग मैं देखा हूं बहुत सारा बुक क्या करता है, पहले क्या करता है मालूम है? पहले स्टार्टिंग से ए तक जाने के लिए टाइम निकलता है, फिर स्टार्टिंग से बी तक निकालने के लिए टाइम निकलता है, फिर क्या करता है दोनों टाइम को माइनस कर देते हैं निकालने के लिए। लेकिन बच्चे लोग मैं एक चीज बता देता हूं, तुम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर एक साइन वेव स्टार्ट होता है कहां से? पीक वैल्यू से, तो उसका करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम पीक वैल्यू? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्यों ऐसा हुआ बच्चे लोग? हम लोग पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके हैं फेज। देखो हम लोग अगर ए से स्टार्ट करते हैं, ओ से ए का फेज डिफरेंस कितना है? ये वाला 90 डिग्री एंगल है, पाई बाई टू। तो यहां पर करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो अगर यहां से स्टार्ट होता है करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा करंट का इक्वेशन बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बहुत ही सिंपल है बच्चे लोग, इसको तुम लोग ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हो। अगर ऐसे सॉल्व करेगा ना इमीडिएटली आंसर निकल जाएगा, दो बार करने के लिए जरूरत नहीं है। ओ से बी जाने का टाइम निकालो, ओ से फिर ए जाने का टाइम निकालो, फिर दोनों टाइम को माइनस कर दो टू गेट द आंसर। कोई जरूरत नहीं है बच्चे लोग, एक बार करो आंसर निकल जाएगा। ओनली सिंगल टाइम, मैं बता रहा हूं तुम लोग को, सिंगल इक्वेशन को यूज करो, ठीक है? एज बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू में फेज कितना होता है? पाई बाई टू। तो मेरा करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट का वैल्यू अभी ये जो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू। तो करंट का वैल्यू आरएमएस वैल्यू कितना टाइम के बाद होगा? टाइम निकालना है। तो अभी हम लोग को पूछा है करंट का वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई रूट टू। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखो इसमें क्या होता है ना, तुरंत आंसर निकल जाता है, तुरंत आंसर निकल जाता है। तो अभी मुझे बताओ साइन, दो बार टाइम निकालने का जरूरत नहीं है, पाई बाई टू इज इक्वल टू वन बाई रूट टू। लेकिन ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? देखो ये वाला जब ए से बी जाओगे, ये वाला आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वन बाई रूट टू होता है साइन 135 डिग्री, मतलब साइन 3 पाई बाई 4 135 डिग्री होता है। बिकॉज ए से बी आने से, बी होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो ए वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? बी आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 तक रहता है। तो हाँ ये तुमको मालूम है 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू साइन 135 डिग्री। इसी के लिए हम लोग इसको किया साइन 3 पाई बाई 4। गलती से भी पाई बाई 4 मत कर देना, पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तुम लोग पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक गया, मतलब तुम लोग अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है? इसके लिए मैंने 3 पाई बाई 4 किया। तो अभी मुझे बताओ ये बन गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ठीक है? तो अभी ओमेगा टी क्या हो गया बच्चे लोग? ओमेगा टी हो गया 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो ये बन गया, ये बन जाएगा पाई बाई 4, ये बन जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। ये आ जाएगा, सॉरी पाई बाई 2, पाई बाई 4 नहीं है, ये वाला पाई बाई 2 है, माइनस हो जाएगा पाई बाई 2। सॉरी बच्चे लोग सॉरी। तो ये बन जाएगा पाई बाई 4, ठीक है? ओमेगा टी बन गया अभी पाई बाई 4। अभी टाइम निकल जाएगा, देखो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ओमेगा होता है 100 पाई इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखो मैं इसमें बता चुका हूं क्यों ओमेगा 100 पाई है। तो टी हो जाएगा अभी पाई बाई 400 पाई। तो पाई पाई कट गया, तो इसको हम लोग काम करते हैं 1 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 100 इंटू 10 टू द सॉरी 10 टू द पावर माइनस 2, यस 100 बाई 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। ये तो कैलकुलेशन है बच्चे लोग, तुम लोग खुद कर सकते हो इसको, मैं क्या तुम लोग को समझाऊंगा इसमें। 10 टू द पावर माइनस 2, तो इसमें सपोज डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड। दिस इज 2.5 मिली सेकेंड। कहां पर 2.5 मिली सेकेंड है? दिस इज 2.5 मिली सेकेंड। बच्चे लोग बाकी तो सब कैलकुलेशन है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर हम लोग ए मेथड में सॉल्व करेंगे, एक ही इक्वेशन से टाइम निकल जाएगा, दो बार टाइम निकलने का जरूरत नहीं है। पहले ओ से जाओ ए, फिर ओ से जाओ बी, फिर दोनों का टाइम डिफरेंस निकालो, कोई जरूरत नहीं है। मैं और एक क्वेश्चन में देखा था, जेई लेवल में आया था,
वो पूछा है हाफ ऑफ द करंट से आरएमएस वैल्यू तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो उसको भी इस मेथड में सॉल्व करना बच्चे लोग, मैं जो मेथड में अभी सॉल्व करके तुम लोग को बताया हूं, ठीक है। वो क्वेश्चन हमारा सेकंड यूनिट में मैं सॉल्व करके बता दूंगा तुम लोग को। सेकंड यूनिट में वो वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो जेई 2023 में आया था। तो ये मेथड तुम लोग सीख लिया कैसे करना है, टाइम कैसे निकालना है, ठीक है बच्चे लोग। अभी चलो चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया गया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना दिया गया है बच्चे लोग, XL इज इक्वल टू 10 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना दिया गया है, 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है बच्चे लोग, इज रेजिस्टेंस गिवन, रेजिस्टेंस आर ऑफ द सर्किट इज 6 ओम, ये होता है 6 ओम। पूछा है द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। बच्चे लोग इसका इंपेडेंस निकल जाएगा। इंपेडेंस कैसे निकलता है तुम लोग को पता है, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का रूट ओवर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसको। तो R हो गया 6 का स्क्वायर, XL हो गया 10, XC हो गया 4, इसका स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये बन गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये बन गया 6√2 ओम, 6√2 ओम। तो बच्चे लोग इंपेडेंस ट्रायंगल चलो हम लोग बनाते हैं, इंपेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। ए वाला होता है R, ए वाला होता है XL, XL इज ग्रेटर देन XC है, देख लो बच्चे लोग। ए वाला हो गया XC, तो XL और XC का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा, XL माइनस XC। हम लोग को क्या पूछा गया, पावर फैक्टर, यस। एंड ए वाला होता है इंपेडेंस Z, तुम लोग को पता है, एंड ए वाला होता है फाई। पावर फैक्टर क्या होता है बच्चे लोग, व्हाट इज पावर फैक्टर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है cos फाई। तो इंपेडेंस ट्रायंगल देख के बताओ हमको पावर फैक्टर क्या बन जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z, R बाई Z। R इज इक्वल टू कितना ओम दिया गया है, 6 ओम, Z इज इक्वल टू 6√2, दैट इज इक्वल टू 1/√2, दैट इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री होता है 1/√2। तो व्हाट इज पावर फैक्टर बच्चे लोग, π/4। पावर सॉरी फेज एंगल इज π/4। तो फेज एंगल निकल गया π/4 एंड पावर फैक्टर निकला कितना, 1/√2। तो बच्चे लोग इसमें पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/√2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग, पूछ सकता है कि पावर फैक्टर एंड फेज एंगल क्या है। फेज एंगल कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। एज वैकेशन में इंडक्टेंस भारी पड़ गया, इंडक्टेंस भारी पड़ने से करंट को लैगिंग करा देता है। तो इसमें फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/4, बट हियर करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल π/4 बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस इसमें मोर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। चलो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन एलसीआर सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस 110 ओम। अच्छा इसमें क्या दिया गया, देखो बच्चे लोग, ये एक RLC सीरीज सर्किट है, RLC ये सीरीज सर्किट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। ये RLC सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस कितना ओम दिया गया है, रेजिस्टेंस इज गिवन एज 110 ओम, ठीक है। सुनो क्वेश्चन पूछ रहा है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकंड, ये दिया गया है 300 रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा अभी पूछ रहा है अगर कैपेसिटेंस को रिमूव कर देगा तो बच जाएगा क्या, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, बच जाएगा रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अभी हम लोग कैपेसिटेंस को रिमूव कर देना, दिखाया ना, इफ ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। देखो ये हो गया R, ए वाला होता है XL, ठीक है। इसमें हो गया करंट I, वोल्टेज होता है E, इसको हम लोग I1 कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग कैपेसिटेंस को निकाल दिया RLC सीरीज सर्किट से, तो इसमें क्या होता है, करंट वोल्टेज से π/4 एंगल पीछे रहता है। यस, जब अगर इंडक्टेंस रहेगा तो करंट को लैगिंग कराएगा, कैपेसिटेंस तो हट गया, तो मेरा फेजर डायग्राम कैसे हो जाएगा, देखो अब ये डायग्राम कैसे हो जाएगा, R XL 45 डिग्री लैगिंग है। हम लोग इसमें क्या पूछा, अच्छा लैगिंग है ना, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। देखो बच्चे लोग, ए वाला होता है R, तुम लोग को पता है, इंपेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, ए वाला होता है XL, ठीक है, एंड ए वाला होता है इंपेडेंस Z1, इसको हम लोग, ए वाला होता है Z1। जब C इज रिमूव्ड, इंपेडेंस हो गया Z1, ठीक है। तो ए वाला एंगल बोल रहा है 45 डिग्री, देखो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे लोग, tan 45 डिग्री हो जाएगा XL बाई R, tan 45 डिग्री होता है 1 इज इक्वल टू XL बाई R, तो XL का वैल्यू रेजिस्टेंस का साथ सेम हो गया,
मतलब ए भी हो गया 110 ओम। अब मुझे बताओ इंपेडेंस क्या हो जाएगा? इंपेडेंस हो जाता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर। जब कैपेसिटेंस को हम लोग हटा दिए हैं, खाली अभी सर्किट में क्या है? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है सर्किट में। तो आर का वैल्यू कितना है? 100 का स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू भी आर हो गया बिकॉज फेज एंगल इज 45 डिग्री। 110 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये बन गया 110 रूट 2 ओम। व्हाट इज करंट I1 सप्लाइड? ये वाला होता है इंपेडेंस, पहला वाला इंपेडेंस जब ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव, इंपेडेंस इज Z1। इसको हम लोग Z1 कहें, देखो I1 हो जाएगा E by Z1। E अभी कितना है बच्चों लोग? E is given as 220। देखो इधर में E दिया गया है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो 220 डिवाइडेड बाय 110 रूट 2, तो ये बन गया 2 बाई रूट 2। ये बन जाएगा 2 बाई रूट 2, तो ये बन गया रूट 2 एम्पियर। ठीक है, ये बन गया रूट 2 एम्पियर। फिर पूछा है इसमें, देखो जब करेंट ई ऑन द अदर एंड ओनली इंडक्टर इज रिमूव, ये आरएलसी सीरीज सर्किट में इंडक्टर को हटा देते हैं। अगर इंडक्टर को हटा देते हैं सर्किट कैसे बन जाएगा? आर एंड सी रह जाएगा, ओनली आर एंड सी रह जाएगा। ये तो 220 वोल्ट है, ये वाला होता है आर, ये वाला होता है एक्सी। तुमको मालूम है जहां पर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है करंट को लीडिंग कराता है, लेकिन इसमें क्या दिया है? इफ द इंडक्टर इज रिमूव, सर्किट में बच गया आर और सी। बोला करंट इज लीडिंग द, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 4। लीड तो करेगा ही बच्चे लोग, लीड तो करेगा ही। तो इंपेडेंस एंगल क्या होता है आरसी सर्किट के लिए? ये ऑलरेडी वीडियो तो मैं बना के छोड़ चुका हूं। ये वाला होता है आर, ये वाला करंट होता है I2 बच्चे लोग, ठीक है। आर, ये वाला होता है एक्सी, आर होता है एक्सी, एंड ये वाला होता है इंपेडेंस Z2, इसका इंपेडेंस होता है Z2 बच्चे लोग, ठीक है। एंड अभी फेज एंगल कितना दिया है? अगेन फेज एंगल इज 45 डिग्री दिया है ना। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाय 4, मतलब फेज एंगल होता है पाई बाय 4। सो इसमें मुझे बताओ cos phi 2 क्या हो जाएगा बच्चे लोग? व्हाट इज cos phi 2? cos phi 2 बन जाएगा, सॉरी cos phi 2 मत निकालो, tan phi 2 निकालो बच्चे लोग। व्हाट इज tan phi 2? tan phi 2 होता है xc by r। tan phi 2 इज tan 45 डिग्री। 45 डिग्री दिया है ना बच्चे लोग, देखो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री दिया है, एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 xc by r। अभी xc का वैल्यू भी r का साथ सेम हो गया, r इज गिवन है 110 ओम। अभी मुझे बताओ इंपेडेंस Z2 क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का रूट ओवर, बिकॉज अभी सेकंड केस में ओनली R एंड C है, तो ये बन गया 110 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये बन गया 110 रूट 2, ठीक है। व्हाट इज करंट I2 बच्चे लोग? I2 बन जाएगा E बाई Z2, E बाई Z2। तो E हो गया 220, Z2 हो गया 110 रूट 2, तो ये भी बन गया रूट 2 एम्पियर। अभी बच्चे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख लो अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। I1 एंड I2 निकल गया। देखो पहला जो करंट है जब कैपेसिटेंस को निकाल दिया था वो वोल्टेज को 90 डिग्री लैगिंग कर रहा था, 45 डिग्री। और सेकंड केस में जब इंडक्टर को निकाल दिया करंट वोल्टेज को 45 डिग्री लीड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? अभी एक तो क्या करता हूं मैं, देखो बच्चे लोग एक काम करता हूं, देखो मैं वोल्टेज का डायरेक्शन ले लिया E। फर्स्ट केस में जो करंट है वोल्टेज को पाई बाय 4 एंगल लैगिंग करता है, पाई बाय 4 एंगल लैग किया एंड 45 डिग्री लैग किया। एंड सेकंड केस में देखो अभी वोल्टेज को करंट देखो पीछे रहा पाई बाय 4 एंगल 45 डिग्री, एंड सेकंड केस में ये वाला केस में करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय 4 I2, ये वाला हो गया पाई बाय 4 45 डिग्री। तो I1 एंड I2 का बीच में एंगल क्या हो जाएगा बच्चे लोग? I1 एंड I2 का बीच में एंगल हो जाता है 90 डिग्री। देखो यहां से ये वाला 45 डिग्री, I2 का भी E से एंगल है 45 डिग्री, 45 प्लस 45 हो गया 90 डिग्री। मतलब दो करंट I1 एंड I2 कितना हो गया बच्चे लोग? दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग? व्हाट इज द रिजल्टेंट करंट? यही पूछा ना, फाइनल क्वेश्चन क्या दिया देखो, वो तो आरएमएस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब I पूछा है। I का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग? रूट ओवर ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, बिकॉज I1 एंड I2 का बीच में एंगल है 90 डिग्री। करंट कितना निकला देख लो बच्चे लोग, करंट निकला रूट 2, I1 भी रूट 2 है, I2 भी रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये कितना एम्पियर हो गया बच्चे लोग? 2 एम्पियर। रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, हाँ यस 2 एम्पियर। तो व्हिच चॉइस इज करेक्ट बच्चे लोग?
द करेक्ट चॉइस इज 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों लोग, ये बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। खाली हम लोग को 2-3 चीज का ऊपर ध्यान देना है, कैसे वोल्टेज ट्रायंगल बनाना है, कैसे इंपेडेंस ट्रायंगल बनाना है, कब करंट लैगिंग करता है, कब करंट लीडिंग करता है। ठीक है बच्चों लोग, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो बच्चों लोग, टू इंक्रीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो बच्चों लोग, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस है। इसको हम लोग को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को देखो, ये होता है आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्ससी। रेजोनेंस क्या बोल रहा है इसमें, टू इंक्रीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ एलसी। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है बोल रहा है, टू इंक्रीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब सी घटेगा या एल भी घटेगा। तो इसमें 2 चीज पूछा गया, सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में सोर्स फ्रीक्वेंसी का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप सोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ भी नहीं है। सो द सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज, सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज, शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अनदर रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कोई भी रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के साथ नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। देखो फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, अनदर कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तुमको मालूम है इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ये हम लोग को पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। सो अगर हम लोग क्या करेंगे, और एक कैपेसिटर को सीरीज में लगा देते हैं जो फोर्थ चॉइस में दिया गया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाने से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, बढ़ जाएगा। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे लोग, डी। तो बच्चे लोग आज का जो क्लास है हम लोग का, जो जेई के ऊपर में जो हम लोग फोकस किए आज, उससे हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कशन किए। मैं टोटल जो क्वेश्चंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं, यूनिट 1 ऑफ 2 एंड यूनिट 2 ऑफ 2। आज यूनिट 1 ऑफ 2 में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए, यूनिट 2 में भी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इतना क्वेश्चन करने के बाद मेरा उम्मीद है जो भी क्वेश्चन जेई लेवल में आए या बोर्ड लेवल में आए, तुम लोग उसको सॉल्व कर पाओगे बच्चे लोग। तो आज का क्लास को यहां पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास तक इंतजार करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 10 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएंगे जेई लेवल का। तब तक सबको जय जगन्नाथ।